कितनी देर हो चुकी है, लेकिन इस लापरवाह लड़की को ज़रा भी फिक्र नहीं। अरे ऐसा कैसे चलेगा। अभी फ़ोन करती हूँ और रूबी आंटी से ही इस कामचोर की शिकायत करती हूँ। हेलो आंटी। और दिशा ने सारी शिकायतें रूबी से कर दी। फ़ोन रखने के बाद उसने बहुत अच्छा महसूस किया। दिशा ने अपनी माँ का फ़ोन लिया था, जिस पर अचानक एक एसएमएस आ गया। ना चाहते हुए भी उसने वह एसएमएस पढ़ लिया। उसने यह सोचा शायद भेजा होगा किसी ने गलती से। दिशा मन मार कर अपनी किताबें खोलकर बैठ गई, मगर मन बार बार उस अनजान नंबर से आए रोमांटिक मैसेज की तरफ जा रहा था। कहीं सचमुच ही तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मम्मी को इस तरह के संदेश भेज रहा है। सोच दिशा ने फिर से मम्मी का मोबाइल उठा लिया। एक नहीं, इस नंबर से तो कई मैसेज आए थे। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो दिशा ने घबराकर मम्मी का मोबाइल यथास्थान पर रख दिया और किताब खुलकर पढ़ने का ड्रामा करने लगी। जैसे ही मम्मी रसोई में घुसी, दिशा ने तुरंत मोबाइल से वह अनजान नंबर अपने कॉपी में नोट कर लिया। डालकर देखा तो किसी नीरव का नंबर था। कौन है नीरव? मम्मी से इसका क्या रिश्ता है? उसके अपने दिमाग के सारे घोड़े दौड़ा लिए, मगर कोई सूत्र हाथ नहीं लगा। 15 वर्षीय दिशा की मम्मी ललिता एक सिंगल पेरेंट है। पति एक पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन एक दुर्घटना में भी चल बसे। ललिता ने स्नातक तक की पढ़ाई की थी, इसीलिए उन्हें सरकारी नियमानुसार पुलिस विभाग में अनुकंपा के आधार पर लिपिक की नौकरी मिल गई। इससे माँ बेटी की आर्थिक समस्या तो दूर हो गई, मगर ललिता के ऑफिस जाने के बाद दिशा जब स्कूल से घर लौटती तो माँ के ऑफिस से वापस आने तक अकेली रहती। उसकी सुरक्षा की चिंता ललिता को ऑफिस में भी सताती रहती। कुछ समय तक तो दिशा की दादी उसके साथ रही थी। एक दिन वे भी उस दुनिया से चल दी। माँ बेटी फिर से अकेली हो गई। बहुत सोच विचार कर ललिता ने अपने घर की ऊपरी मंजिल पर बना कमरा कनिका को किराए पर दे दिया। उसकी ड्यूटी अक्सर नाइट में होती थी। कनिका ललिता को दीदी कहती थी। कनिका ललिता को दीदी कहती थी और बड़ी बहन सा मान भी देती थी। अब ललिता दिशा की तरफ से बेफिक्र होकर अपने नौकरी कर रही थी। दिशा पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी। उसके पापा उसे इंजीनियर बनाना चाहते थे। वह भी उनका सपना पूरा करना चाहती थी। इसीलिए स्कूल के बाद शाम को अपनी सहेली के साथ प्री इंजीनियरिंग प्रतियोगी परीक्षा की ट्यूशन ले रही थी। अगले दिन सुबह सुबह जो ही मम्मी के मोबाइल में एसएमएस अलर्ट बजा, स्कूल जाती दिशा का ध्यान अनायास पहले मोबाइल पर और फिर मम्मी के चेहरे की तरफ चला गया। मम्मी को मुस्कुराते देख उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह ठिठक कर खड़ी रह गई। दिशा, स्कूल की बस मिस हो जाएगी। मम्मी ने चेताया तो चेतना शून्य सी दिशा मेन गेट की तरफ बढ़ गई। शाम को ललिता के घर लौटते ही दिशा ने सबसे पहले उनका मोबाइल मांगा। आज फिर 3 रोमांटिक शायरी वाले संदेश। ओहो, आज तो व्हाट्सएप पर मिस कॉल भी। कोई मैसेज तो नहीं है व्हाट्सएप पर? डिलीट कर दिया होगा, सोच दिशा ने नफरत से मोबाइल एक और फेंक दिया। ललिता ऑफिस से लौटते समय उसके मनपसंद समोसे लेकर आई थी। ओवन में गरम करके चाय के साथ लाई तो दिशा ने भूख नहीं है कहकर खाने से मना कर दिया। ललिता को थोड़ा अटपटा तो लगा, मगर मूड समझते हुए इसे अधिक गंभीरता से नहीं लिया। कुछ दिनों से ललिता को महसूस हो रहा था कि दिशा उनसे खींची खींची सी रह रही है। न उनसे बात करती है, ना ही किसी चीज़ की फरमाइश। कुछ पूछो तो ठीक से जवाब भी नहीं देती। कभी कभी तो ललिता को झिड़क भी देती। क्या हो गया है इस लड़की को? शायद पढ़ाई और प्री इंजीनियरिंग कंपटीशन का प्रेशर है। ललिता हर तरह से अपने आप को समझाने का प्रयास करती और अधिक से अधिक उसके नज़दीक रहने की कोशिश करती, मगर जितना भी पास आती उतना ही दिशा को अपने से दूर पाती। ललिता का माथा तो तब ठनका जब पीटीएम में दिशा की क्लास टीचर ने उनसे अकेले में पूछा कि क्या दिशा को कोई मानसिक परेशानी है, किसी लड़के का कोई चक्कर तो नहीं। आजकल क्लास में पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, बस खोई खोई सी रहती है। जरा सा डांटते ही आंखों में आंसू भर लाती है। साथ ही टीचर ने नसीहत भी दे डाली कि देखिए, दिशा के लिए माँ और बाप दोनों आप ही हैं। उसे बेहतर परवरिश दीजिए, उसे समय दीजिए।
कहीं ऐसा ना हो कि वह किसी गलत राह पर चल पड़े और हाथ से निकल जाए। दिशा से बात करनी ही पड़ेगी, सोच अपने आप को शर्मिंदा सा महसूस करती हुई ललिता स्कूल से सीधे ऑफिस चली गई। अचानक दोपहर 3 बजे कनिका का फ़ोन आया। घबराई हुई आवाज़ में बोली, दीदी आप तुरंत घर आइए। क्या हुआ? बस आप आ जाइए, कहकर उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। ऑफिस से तुरंत परमिशन लेकर ललिता टैक्सी पकड़कर घर पहुंच गई। सामने का दृश्य देख उनके होश उड़ गए। दिशा बेहोशी अवस्था में बिस्तर पर पड़ी थी। डॉक्टर उसके सिरहाने बैठी थी। क्या हुआ इसे? ललिता दौड़कर दिशा के पास पहुंची। इसने नींद की गोलियां की ओवरडोज ले ली है। वह तो शुक्र है कि मैं फ्रिज से सब्जी लेने नीचे आ गई और इसे इस हालत में देख लिया, वरना पता नहीं क्या होता। मैंने इसे दवा देकर उल्टी करवा दी है। अभी बेहोश है मगर खतरे से बाहर है। कनिका ने सारी बात एक ही सांस में कह डाली। मगर इसने ऐसा कदम क्यों उठाया? दोनों के दिमाग में यही उथल पुथल चल रही थी। तभी दिशा नीम बेहोशी की हालत में बड़बड़ाई, माँ प्लीज़ मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। पहले पापा, फिर दादी माँ, और अब तुम भी चली जाओगी तो मैं कहाँ जाऊँगी? नहीं मेरी बच्ची, मम्मी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। तुम ही तो मेरी दुनिया हो। ललिता जैसे अपने आप को दिलासा दे रही थी। इसी बीच दिशा को होश आया। दिशा, यह क्या किया बिटिया तूने? एक बार भी नहीं सोचा कि तेरे बाद तेरी माँ का क्या होगा? ललिता ने उसका सिर प्यार से सहलाते हुए भरे गले से कहा, आपने भी तो नहीं सोचा कि आपकी बेटी का क्या होगा? बात अधूरी छोड़कर दिशा ने नफरत से मुंह फेर लिया। मैंने क्या गलत किया? दिशा ने कोई जवाब नहीं दिया। तब कनिका ने कहा, दिशा तुम एक बहादुर माँ की बहादुर बेटी हो। तुम्हें ऐसी कायरता वाली हरकत नहीं करनी चाहिए थी। बहादुर या चरित्रहीन? दिशा बिफर पड़ी। चरित्रहीन? ललिता और कनिका दोनों को जैसे एक साथ किसी बिच्छू ने काट लिया हो। हाँ हाँ, चरित्रहीन। आप क्या बताएंगी कि कौन है यह नीरव जो आपको रोमांटिक संदेश भेजता है? दिशा ने जलती निगाहों से ललिता से प्रश्न किया। नीरव? ललिता और कनिका दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ललिता ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से जमीन की तरफ देखने लगी। देखा, कोई जवाब नहीं है ना इनके पास। दिशा ने फिर जहर उगला। दीदी पहले नीचे जाइए, 3 कप कॉफ़ी बना कर लाइए। तब तक हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बातें करते हैं, कनिका ने संयंत्र स्वर में कहा। कनिका ने दिशा का हाथ अपने हाथ में लिया और कहने लगी, दिशा तुम बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हो गई हो। इसमें ललिता दीदी का कोई दोष नहीं है। चरित्रहीन तुम्हारी माँ नहीं बल्कि नीरव है, और उससे तुम्हारी मम्मी का नहीं बल्कि मेरा रिश्ता है। वह मेरा मंगेतर था, मगर मैंने उसके चरित्र के बारे में कई लोगों से उल्टा सीधा सुन रखा था। बस अपना शक दूर करने के लिए मैंने ललिता दीदी का सहारा लिया। उनके मोबाइल से नीरव को कुछ मैसेज भेजे। 3-4 मैसेज के बाद ही, जैसा कि हमें शक था, उसके रिप्लाई आने लगे। मैंने जानबूझकर बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया और उसके चरित्र का कच्चापन सामने आ गया। सच्चाई सामने आते ही मैंने अपनी सगाई तोड़ ली। सगाई टूटने के बाद तो नीरव और भी गिर गया। उसने मुझसे तो अपना संबंध ख़त्म कर लिया, मगर तुम्हारी मम्मी के मोबाइल पर आने वाले उसके संदेश अब रोमांटिक होने लगे। बस 1-2 दिन में हम तुम्हारी माँ की इस सिम को बदल कर नई सिम लेने वाले थे, ताकि इस नीरव का सारा किस्सा ही ख़त्म हो जाए, मगर इससे पहले ही तुमने यह नादान भरी हरकत कर डाली। पगली, एक बार अपनी माँ से न सही मुझसे ही अपने दिल की बात शेयर कर ली होती। मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए। मैं जानती हूँ आप मम्मी का दोष अपने सिर ले रही हैं, मगर मम्मी का उससे कोई रिश्ता नहीं है, तो वे उसकी संदेश पढ़कर मुस्कुराती क्यों थी? दिशा को अब भी कनिका की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वह इसलिए पगली कि जो रोमांटिक मैसेज मैं नीरव को भेजती थी, वही मैसेज फॉरवर्ड करके वह तुम्हारी मम्मी वाले मोबाइल पर भेज देता था और दीदी की हंसी छूट जाती थी। तभी ललिता कॉफ़ी लेकर आई।
दिशा उठने की स्थिति में नहीं थी। उसने बेड पर लेटे लेटे ही अपनी बाहें माँ की तरफ फैला ली। ललिता ने उसे कसकर गले से लगा लिया। माँ बेटी के साथ साथ कनिका की भी आंखें भर आई। आंसुओं में सारी गलतफहमी बह गई। मन में चुभी संदेश और अविश्वास की किरचें भी अब निकल चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। उस दिन छुट्टी का दिन था। सब कुछ सामान्य सा चल रहा था। हल्की हल्की सर्दी पड़ रही थी। उस छुट्टी की सुबह नाश्ता करने के बाद निखिल आराम से न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी उसकी सास सरला जी ने अचानक उल्हाना सा देते हुए कहा, अब तुम मेरी बेटी को पहले जितना प्यार नहीं करते हो ना दामाद जी। क्या बात करती हैं आप सासू माँ। अरे मैं अब भी अपनी जान के लिए आसमान से चांद सितारे तोड़कर ला सकता हूँ। न्यूज़पेपर से नज़रें हटाए बिना ही निखिल ने कहा। अपने 3 साल के बेटे अथर्व को कपड़े पहना रही काव्या ने अपनी माँ से उत्सुक लहजे में पूछा, ऐसा क्यों कह रही हैं आप। सरला जी ने गहरी सांस छोड़ने के बाद जवाब दिया, बड़ी सीधी सी बात है मेरी भोली गुड़िया। जब कोई पति दूसरी औरत से इश्क फरमाने लगे तो यह समझ लेना चाहिए कि अब वह अपनी पत्नी को पहले की तरह दिल की गहराइयों से नहीं चाहता है। अथर्व को कपड़े पहना चुकी काव्या परेशान सी अपनी माँ के बगल में आ बैठी। निखिल ने भी गहरी सांस छोड़कर न्यूज़पेपर एक तरफ सरका दिया। फिर चुपचाप माँ बेटी दोनों को उत्सुक अंदाज में देखने लगा। यूं खामोश रहने से काम नहीं चलेगा दामाद जी। मैंने तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया है, अब तुम अपनी सफाई में कुछ तो कहो। सरला जी की आंखों में शरारत भरी नाराजगी नजर आ रही थी। सासू माँ, पति पत्नी के बीच गलतफहमी पैदा करने वाला ऐसा मजाक करना सही नहीं है। मेरी जिंदगी में कोई दूसरी औरत है। यह सुनकर अगर आपकी इस भोली भाली बेटी का हार्ट फेल हो गया तो हम बाप बेटे का क्या होगा। निखिल ने मुस्कुराते हुए शिकायत की। आप मजाक छोड़िए और मुझे यह बताइए कि क्या आप सचमुच किसी दूसरी औरत से इश्क लड़ा रहे हो। काव्या ने पति से तनाव भरे स्वर में पूछा। बस इतना ही भरोसा है तुम्हें मेरे प्यार पर। निखिल फौरन यूं दुखी दिखने लगा जैसे उसके दिल को गहरी ठेस लगी हो। अपनी मम्मी के मजाकिया स्वभाव को तुम जानती नहीं हो क्या। अरे पगली, वे मजाक कर रही हैं। मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रही हूँ दामाद जी। सरला जी ने अपने मुंह से निकले हर शब्द पर पूरा जोर दिया। सासू माँ, अब यह मजाक ख़त्म कर दो, वरना काव्या सवाल पूछ पूछ कर मेरी जान ले लेगी। निखिल ने हंसते हुए अपनी सास के सामने हाथ जोड़ दिए। सरला जी उठकर इधर उधर घूमते हुए गंभीर लहजे में बोली, मुझे यहाँ आए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं, लेकिन इतने कम समय में भी मैंने तुम्हारे अंदर आए बदलाव को पकड़ लिया है। दामाद जी, अभी तुम्हारी आंखों में काव्या के प्रति चाहत के भाव नज़र नहीं आते। बस काम की ही बातें करते हो तुम उससे। इसलिए मैं मन ही मन यह सोचने पर मजबूर हो गई कि तुम दोनों के बीच पहले हमेशा नज़र आने वाली रोमांटिक छेड़छाड़ कब, कहाँ और क्यों खो गई है। निखिल ने हंसते हुए जवाब दिया, सासू माँ, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। अब हमारे रोमांटिक छेड़छाड़ करने के दिन बीत चुके हैं। क्या तुम प्रिया के साथ भी रोमांटिक छेड़छाड़ नहीं करते हो दामाद जी। यह प्रिया कौन है। काव्या और निखिल ने एक साथ पूछा तो सरला जी रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए निखिल के सामने आकर खड़ी हुई। कुछ देर खामोश रहकर सरला जी ने सस्पेंस और बढ़ा दिया। फिर कहानी सुनाने वाले अंदाज में बोली, क्योंकि मैं अपनी लाडली के विवाहित जीवन की खुशियों को लेकर चिंतित हो उठी थी, इसलिए मैंने कुछ देर पहले तुम्हारे फ़ोन में आए सारे मैसेज तब पढ़ डाले जब तुम बाथरूम में नहाने गए हुए थे। यह तो बड़ा गलत काम किया है सासू माँ, पर सब मैसेज पढ़ लेने के बाद जब कुछ हाथ नहीं लगा होगा तो आपको मायूसी तो बहुत हुई होगी। निखिल ने उनका मजाक उड़ाया। मेरे हाथ कुछ लगता भी कैसे दामाद जी। प्रिया के सारे मैसेज तो वहाँ से तुमने हटा रखे थे। लेकिन क्या मम्मी। काव्या ने उंगलियां मरोड़ते हुए परेशान लहजे में पूछा।
लेकिन संयोग से उसी वक्त प्रिया का ताज़ा मैसेज आ गया। मैंने उसे पढ़ा और सारा मामला मेरी समझ में आ गया। लो, तुम भी पढ़ो अपने पति परमेश्वर के फ़ोन में आए उनकी इस प्रिया डार्लिंग का मैसेज। सरला जी ने मेज पर रखा निखिल का फ़ोन उठा, मैसेज निकालने के बाद काव्या को पकड़ा दिया। काव्या ने मैसेज ऊंची आवाज़ में पढ़ा। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मूवी के टिकट वापस कर दो, आई लव यू प्रिया। मैसेज पढ़ने के बाद काव्या निखिल की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। उसकी शक्ल बता रही थी कि वह किसी भी क्षण निखिल के साथ झगड़ा शुरू कर सकती है। सरला जी ने व्यंग भरे स्वर में निखिल से कहा, दामाद जी, अपनी चोरी पकड़ी जाने पर तुम्हें बहुत हैरान नज़र आने का नाटक करते हुए ऊंची आवाज़ में कहना चाहिए कि काव्या, मैं किसी प्रिया को नहीं जानता हूँ। यह मैसेज किसी और के लिए होगा, गलती से मेरे फ़ोन में आ गया। सच भी यही है काव्या, मैं किसी प्रिया को नहीं जानता हूँ। निखिल ने ऊंचे स्वर में खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की। अगर तुम उसे नहीं जानते हो तो तुमने उसका फ़ोन नंबर अपने फ़ोन में क्यों सेव कर रखा है दामाद जी? सरला जी ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। उलझन का शिकार बना निखिल। जब जवाब में खामोश रहा तो सरला जी ने उसे फिर छेड़ा। अब मुझे नहीं पता कि यह नाम और नंबर कैसे मेरे फ़ोन में आया है। यह डायलॉग तो बोलो दामाद जी। काव्या, सचमुच मुझे नहीं मालूम। निखिल सफाई देते हुए झटके से रुका और फिर सरला जी की तरफ घूम विनती कर उठा, सासू माँ, मुझे यूँ फंसा कर आपको क्या मिल रहा है? अब काव्या को सच बताकर यह खेल ख़त्म कर दो। निखिल को फिर झटके से खामोश होना पड़ा, क्योंकि गुस्से से भरी काव्या उठकर शयन कक्ष की तरफ चल पड़ी थी। तुम कहाँ जा रही हो? निखिल के इस सवाल का उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह फिल्म के टिकट ढूंढने गई है दामाद जी। कहाँ रखा है तुमने उन्हें? अपने पर्स में या ब्रीफ केस में? सरला जी ने शरारती लहजे में पूछा। निखिल झल्ला उठा, बोला, टिकट वही होंगे जहाँ उन्हें आपने रखा होगा सासू माँ। कम से कम मुझे तो बता दो कि मुझे फंसाने वाला यह सारा नाटक आप किस लिए? मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ दामाद जी। अपनी बेटी की विवाहित जिंदगी की खुशियों और सुरक्षा को कौन माँ सुनिश्चित नहीं करना चाहेगी? मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम मेरी बेटी को क्यों धोखा दे रहे हो? पर सासू माँ, मैं सचमुच किसी प्रिया को नहीं जानता। निखिल को फिर झटके से खामोश होना पड़ा, क्योंकि बहुत गुस्से में नजर आ रही काव्या हाथ में फिल्म के 2 टिकट लिए ड्राइंग रूम में लौट आई थी। अब तो सच बात बोल ही डालो दामाद जी। गलतियां इंसान से ही होती हैं, पर तुम अगर दिल से माफ़ी मांगोगे तो काव्या तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देगी। सरला जी के इस डायलॉग को सुन निखिल का मन किया कि वह अपने बाल नोच डाले। तुम्हारी मम्मी ना जाने किस बात का बदला मुझसे ले रही है जाने मन। मुझे जाने मन मत कहो। काव्या इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि निखिल चौंक पड़ा। सासू माँ, प्लीज़ मुझे अपनी बेटी के कहर से बचाओ। निखिल ने फिर सरला जी के सामने हाथ जोड़ दिए। तुम जो मेरी बेटी को धोखा दे रहे हो वह बहुत गलत बात है दामाद जी। तुम्हारे साथ मेरे संबंध हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं। मैं तुम्हें अपना बेटा ही मानती हूँ, लेकिन इस मामले में मैं असलियत छिपाकर तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दूंगी। सरला जी भी अचानक निखिल से खफा नजर आने लगी थी। निखिल, तुम इसी वक्त मुझे सच्चाई बता दो, वरना मैं कभी ना लौट कर आने के लिए मायके जा रही हूँ। काव्या की इस धमकी को सुन निखिल के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या मैंने आज तक कभी तुम्हें इस तरह की शिकायत का मौका दिया है? मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई दूसरी औरत नहीं है। काव्या रोने लगी तो सरला जी ने उसे अपनी छाती से लगाकर प्यार करना शुरू कर दिया। साथ ही वे निखिल को गुस्से से घूर भी रही थी। मैं अभी इस प्रिया से तुम्हारी बात कराकर सारा मामला साफ कर देता हूँ, कहकर निखिल ने तुरंत अपने फ़ोन से प्रिया का नंबर मिलाया। प्रिया का फ़ोन स्विच ऑफ मिला तो उसकी आंखों में परेशानी के भाव बढ़ते चले गए। मर्दों की जात पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता है। मेरी गुड़िया, तू बेकार आंसू बहा रही है बेटी। अब तो तू इस बेवफा इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने की आदत डाल ले। सरला जी ने अपनी बेटी को यूँ समझाना शुरू किया तो
निखिल की आंखें गुस्से से लाल हो उठी। अगर ये मुझे धोखा दे रहे होंगे तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी मम्मी। काव्या ने सुबकते हुए अपना फैसला सुना दिया। अगर तू तलाक लेने का फैसला करती है तो मैं तेरा साथ दूंगी मेरी बच्ची। तुम्हें यह कैसे उल्टी पट्टी पढ़ा रही है तुम्हारी मम्मी? कोई भी समझदार माँ बिना कोई छानबीन किए अपनी बेटी को तलाक लेने की सलाह कैसे दे सकती है काव्या? निखिल के हाव भाव से साफ जाहिर हो रहा था कि सरला जी की भड़काऊ बातों से उसके दिल को जबरदस्त धक्का लगा है। मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश बेकार जाएगी दामाद जी। सरला जी गुस्से से भर उठी। तुम्हारी बेवफाई ने इस वक्त तुम्हें कटघरे में खड़ा किया है, मुझे नहीं। क्यों धोखा दे रहे हो तुम मेरी बेटी को? क्या शिकायत है तुम्हें इससे? मुझे कोई शिकायत नहीं है तुमसे। काव्या, तुम अपनी मम्मी के भड़काने में मत आओ प्लीज़। अपनी सांस से उलझने के बजाय निखिल ने अपनी पत्नी को समझाना बेहतर समझा। अगर तुम्हें इससे कोई शिकायत नहीं है तो फिर इस प्रिया के साथ इश्क क्यों फरमा रहे हो? अरे, क्या यह तुम्हारी घर गृहस्थी को ढंग से नहीं संभाल रही है? बिल्कुल संभाल रही है, और मैंने कभी कोई शिकायत। यह हो सकता है कि अब अथर्व की देखभाल के चक्कर में उलझे रहने के कारण यह तुम्हारे लिए ज़्यादा वक्त निकाल ना पाती हो, पर क्या ऐसा होना स्वाभाविक नहीं है? मैंने यह कभी नहीं कहा कि इसे अथर्व की देखभाल पर कम ध्यान देना चाहिए। क्या प्रिया बहुत सुंदर है? निखिल के जवाब को अनसुना कर सरला जी ने आक्रामक लहजे में अगला सवाल पूछ डाला। मुझे क्या पता, मैं जब उसे जानता ही नहीं। अब इतना ज़्यादा सीधा दिखने की कोशिश भी मत करो। क्या वह कुंवारी है? यह मैं कैसे बता? वह जरूर कुंवारी होगी, लेकिन मैं एक सवाल पूछती हूँ तुमसे दामाद जी। भला एक बच्चे की माँ बन चुकी काव्या का रंग रूप किसी कुंवारी लड़की जैसा कैसे हो सकता है? तुम इसकी तुलना उस कुंवारी प्रिया के साथ कर इसे धोखा कैसे दे सकते हो? मैंने कब की तुलना? निखिल ने गुस्से से पूछा। अरे, बच्चे को जन्म देने के बाद औरत का फिगर खराब हो ही जाता है। काव्या भी मोटी हो गई है, लेकिन उसका चेहरा तो पहले जैसा सुंदर है ना, या नहीं? मुझे उसके मोटा हो जाने से कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें कोई शिकायत इसलिए नहीं है क्योंकि तुम इस प्रिया के साथ मौज मस्ती कर रहे हो। तुम्हें पिता बनने का सुख दिया है मेरी बेटी ने, और तुम बदले में उसे धोखा दे रहे हो। इस प्रिया के पीछे लार टपकाते घूम रहे हो। छी, मैं किसी के पीछे लार टपकाते? मुझसे झूठ मत बोलो। यह तो तुमसे हुआ ही नहीं कि काव्या को फिट और आकर्षक बनाने के लिए उसके साथ रोज घूमने जाऊं, उसे जिम जाने के लिए प्रेरित करूं, डाइटिंग करने के लिए उसका हौसला बढ़ाऊं। लेकिन मैंने हज़ारों बार काव्या को यह सलाह दी होगी सासू माँ, लेकिन मैं इसे कोई धोखा। इसके साथ तुम्हारा रूखा व्यवहार बताता है कि तुम इसे धोखा दे रहे हो दामाद जी। तुमने क्यों इसकी सारी सेवाओं को भुला दिया? इसके बेडोल शरीर के अंदर धड़कता प्यार करने वाला दिल तुम्हें दिखना क्यों बंद हो गया? बहुत भावुक हो जाने से सरला जी का गला रूंध गया। अब मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं कि काव्या को मैं अभी भी बहुत प्यार करता हूं और मेरी ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत नहीं है। निखिल बहुत परेशान नजर आने लगा। इस मैसेज और इन टिकटों को देखकर हम कैसे तुम पर विश्वास करें? खुद भटकने के बजाय अगर तुम मेरी इस कमकल बेटी को प्यार से समझाते तो क्या यह तुम्हारे साथ बिताने के लिए ज़्यादा वक्त न निकालने लगती? तुम इसका हौसला बढ़ाते तो क्या आज यह मोटी भैंस सी नज़र आने की बजाय पतली और आकर्षक ना दिख रही होती? इस जवान, कुंवारी और खूबसूरत प्रिया के साथ चक्कर चलाने से पहले तुम्हें इस बेवकूफ़ को यूं बेडौल हो जाने व माँ और पत्नी की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन न बैठाने के खतरे बड़े धैर्य के साथ समझाने चाहिए थे या नहीं? ऐसा कुछ समझाने की कोशिश मैंने की। तुमने सही ढंग से समझाने की कोशिश करने के बजाय इसे धोखा दिया है दामाद जी। लेकिन मेरी एक चेतावनी तुम कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने फ़ौरन इस प्रिया से अपना चक्कर हमेशा के लिए ख़त्म नहीं किया तो मेरी बेटी तुम्हारे साथ रहने की बजाय तलाकशुदा स्त्री होने का ठप्पा अपने माथे पर लगवाना ज़्यादा पसंद करेगी। उसे अथर्व को बिना पिता के पालना मंजूर होगा। वह दुनिया की नज़रों में दया और हंसी का पात्र बनना स्वीकार कर लेगी।
पर तुम जैसे धोखेबाज के साथ बिल्कुल नहीं रहेगी। ऐसी धमकियां देने के बाद गुस्से से भरी सरला जी ने अपनी बेटी को छाती से लगाने के लिए अपने हाथ फैला दिए। माँ की छाती से लगने के बजाय काव्या ने अपनी माँ को नाराज़गी भरे अंदाज में घूरते हुए पूछा, मुझे यह बताओ कि तुम इन पर गुस्सा हो रही हो या मेरी कमियां मुझे गिनाए जा रही हो। मैं तो तुम दोनों के ना समझी भरे व्यवहार से दुखी हूँ। मुझे तो तेरी घर गृहस्थी टूटकर बिखरती दिखाई दे रही है मेरी बच्ची। तलाकशुदा औरत की हमारे समाज में बहुत दुर्गति होती है। अब बस करो माँ, काव्या चीख उठी। सरला जी के ऊपर उसके चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ। वे निखिल और काव्या दोनों के खिलाफ अपना गुस्सा और नाराज़गी जाहिर करती ही जा रही थी। माँ, अब मेरी जान बख्श दो। मैं कल सुबह नहीं, आज शाम से ही घूमना और व्यायाम करना शुरू कर दूंगी। मेरी तरफ से तुम्हें अब यह शिकायत नहीं रहेगी। अपनी माँ को यूँ संतुष्ट कर खामोश करने का यही एक रास्ता काव्या की समझ में आया था। मैं काव्या को धोखा देने की बात सपने में भी नहीं सोचूंगा सासू माँ। आप हमें कुछ वक्त दें और हम दोनों आपको अपने आपसी संबंध हर तरह से बेहतर करके दिखाएंगे। निखिल ने भी जब यह आश्वासन सरला जी को दिया तो वे शांत होती नजर आने लगी। सरला जी कुछ देर को आराम करने दूसरे कमरे में चली गई तो काव्या ने अपने मन की उलझन निखिल के सामने व्यक्त की। मुझे तो माँ का व्यवहार आज बिल्कुल समझ नहीं आया है। इस प्रिया का कोई संदेश आज तक मेरी पकड़ में क्यों नहीं आया है? क्योंकि प्रिया का मेरी ज़िंदगी में कोई वजूद है ही नहीं। स्वीट हार्ट, क्या तुमने मुझे कभी दूसरी औरत पर लाइन मारते पकड़ा है? काव्या के मन के शक को दूर करने का ऐसा मौका पाकर निखिल ने जोशीले अंदाज में दलील दी। नहीं, पर फिर यह सवाल उठता है कि आज माँ ने सारा बखेड़ा क्यों खड़ा किया है? वे बेवकूफ़ या पागल नहीं हैं। किसी न किसी दिन वे असली बात हमें बताएंगी ही। जाने मन, फिलहाल तुम मेरी वफा पर अविश्वास करने का बीज अपने मन में बिल्कुल ना पनपने देना। मैं क्या बहुत बेडौल लगती हूँ? काव्या ने चिंतित लहजे में अचानक पूछा। मुझे तो नहीं लगता है, पर कुछ वजन तो तुम्हें कम कर लेना ही चाहिए। जाने मन, माँ ठीक ही कह रही थी कि हमारी विवाहित ज़िंदगी में रोमांस सचमुच बहुत कम हो गया है। मुझे इस बारे में कुछ करना है, मुझे भी, लेकिन किसी प्रिया के चक्कर में फंस कर नहीं, कभी नहीं। निखिल ने आगे बढ़कर काव्या का माथा चूम लिया। पता नहीं माँ ने आज प्रिया प्रिया का शोर क्यों मचाया। वे मुझे सीधे सीधे भी तो सारी बात समझा सकती थी। काव्या के माथे पर फिर से उलझन दर्शाने वाले बल पड़ गए। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, निखिल ने लापरवाह लहजे में जवाब दिया। खैर, सासू माँ हम दोनों को जो समझाना चाह रही थी वह हमारी समझ में आ गया है। हम अपने संबंधों में सुधार लाएंगे, श्योर, कह काव्या निखिल की गले लग गई। लेकिन निखिल को मन ही मन अंदाज़ा हो गया था कि उसकी सास ने सारा बवाल मचाने को प्रिया नाम की उसकी काल्पनिक प्रेमिका क्यों पैदा की थी। पिछले रविवार को वह अपने ससुराल गया था। वहाँ उसने अपनी साली रूपा के साथ हंसी मजाक करते हुए अचानक उसका हाथ चूम लिया था। रूपा के साथ उसके संबंध हमेशा से ही बहुत मधुर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ समय से वह उसे बहुत ज़्यादा हसीन और आकर्षक लगने लगी थी। उसे लेकर उसका मन रंगीन रोमांटिक सपने देखने लगा था। निखिल को लगा था कि हमेशा उसके साथ खुलकर हंसने बोलने वाली रूपा भी उसे चाहने लगी है, तभी उसने उसका हाथ चूमने का दुस्साहस किया था। लेकिन उसकी चुलबुली साली उसके साथ गलत तरह के संबंध बनाने की इच्छुक नहीं है, इसका एहसास उसे अब हो गया था। रूपा ने सारी बात अपनी माँ से कह दी होगी, यह वह अब समझ सकता था। उसकी सासू माँ ने उसे सही राह दिखाने के लिए उसकी काल्पनिक प्रेमिका प्रिया को पैदा किया था। घर में ज़बरदस्त हलचल मचाकर उन्होंने उसे परेशान करने के साथ साथ अपनी बेटी को भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें लगे हाथ समझा दी थी। रूपा के हाथ को चूमने की हरकत उसकी सासू माँ को अब पता है। यह विचार निखिल को मन ही मन बहुत परेशान व शर्मिंदा कर रहा था। मैं रूपा से माफ़ी मांगूंगा, ऐसा फैसला मन ही मन कर निखिल ने कुछ राहत महसूस की। काव्या को कुछ ना बताने के लिए उसने अपनी समझदार सासू माँ को भी
मन ही मन धन्यवाद कहा। आई लव यू कह काव्या के माथे को एक बार और प्यार से चूमते हुए अपनी जीवन संगिनी के साथ प्यार की जड़ें मजबूत करने का पक्का इरादा मन में कर लिया। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त हो गई। आशा करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।